वक्त था जब इंडिया में अगर किसी अफोर्डेबल मेकअप ब्रांड का नाम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखता था तो वो था शुगर कॉस्मेटिक्स। इंस्टाग्राम खोलो तो शुगर के रील्स, यूट्यूब खोलो तो शुगर के इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, शार्क टैंक देखो तो विनीता सिंह। और अगर किसी टीयर 2 सिटी के मॉल में चले जाओ तो ऑलमोस्ट हर कॉस्मेटिक स्टोर पर शुगर का काउंटर होता था। ब्रांड इतना अग्रेसिवली ग्रो कर रहा था कि लोगों को लगने लगा कि शुगर इंडिया का नेक्स्ट बिग ब्यूटी जायंट बनने वाला है। एक ऐसा इंडियन मेकअप ब्रांड जो कि लैक्मे, मेबेलिन और इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे सकता था। लेकिन अब पिक्चर धीरे धीरे चेंज हो रही है। रेवेन्यू गिर रहा है, लॉसेस डबल हो रहे हैं, एम्प्लॉइज साइलेंटली रिड्यूस किए जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी वीक होता जा रहा है। और जो कंपनी कभी ग्रोथ का सिंबल थी, आज वही कंपनी अपने बिजनेस मॉडल के प्रेशर के नीचे स्ट्रगल करती नजर आ रही है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ लॉसेस की नहीं है, प्रॉब्लम उससे भी कई ज्यादा डेंजरस है। शुगर के पास कस्टमर्स आ तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। और किसी भी ब्यूटी ब्रांड के लिए ये एक नाइटमेयर सिचुएशन होती है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में असली पैसा एक बार प्रोडक्ट बेचने से नहीं बल्कि सेम कस्टमर को बार बार प्रोडक्ट बेचने से बनता है। तो आखिर शुगर कॉस्मेटिक्स ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिससे इतना पॉपुलर ब्रांड भी फाइनेंशियल प्रेशर में आ गया? क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और शार्क टैंक की पॉपुलैरिटी ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था? और क्या सच में शुगर का डाउनफॉल शुरू हो गया है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शुगर कॉस्मेटिक्स इतना बड़ा बना कैसे, क्योंकि आज चाहे कंपनी स्ट्रगल फेस कर रही हो, लेकिन एक वक्त पर शुगर इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी ब्रांड्स में से एक था। शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत 2015 में विनीता सिंह और कौशिक मुखर्जी के साथ हुई थी। उस वक्त इंडियन ब्यूटी मार्केट में एक क्लियर गैप था। एक तरफ एक्सपेंसिव इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स थे जो एवरेज इंडियन कस्टमर के बजट से काफी बाहर थे, और दूसरी तरफ लो क्वालिटी लोकल प्रोडक्ट्स। मिड रेंज सेगमेंट में ऐसी ब्रांड्स बहुत ही कम थी जो स्पेसिफिकली इंडियन स्किन टोन्स और इंडियन क्लाइमेट को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स बनाती हो। शुगर ने इसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और खुद को अफोर्डेबल प्रीमियम यानी कि मैसिव कैटेगरी में पोजीशन किया। आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी कॉमन लगती है, लेकिन 2017-2018 के टाइम पर इंडिया में बहुत ही कम ब्यूटी ब्रांड्स माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स को अग्रेसिवली यूज कर रहे थे। शुगर ने बहुत ही जल्द समझ लिया था कि ऑडियंस सेलिब्रिटीज से ज्यादा रिलेटेबल क्रिएटर्स पर ट्रस्ट करती है। इसी वजह से कंपनी ने बॉलीवुड एंडोर्समेंट्स पर करोड़ों स्पेंड करने की बजाय स्मॉलर ब्यूटी क्रिएटर्स को टारगेट किया। इन क्रिएटर्स की ऑडियंस कंपैरेटिवली छोटी होती थी, लेकिन एंगेजमेंट और ट्रस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता था। रिजल्ट ये हुआ कि शुगर का अर्ली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटिवली लो रहा और इंस्टाग्राम पर ब्रांड की पॉपुलैरिटी काफी जल्दी बढ़ी। फिर आया शार्क टैंक इंडिया, जो शुगर के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। विनीता सिंह सडनली सिर्फ एक फाउंडर नहीं रही बल्कि एक रिकॉग्नाइजेबल पब्लिक पर्सनालिटी बन गई। हर वीक मिलियंस लोग उन्हें टेलीविजन पर देख रहे थे, जिससे ब्रांड रिकॉल और ट्रस्ट रैपिडली इंक्रीज हुआ। कई एनालिस्ट मानते हैं कि शार्क टैंक इंडिया की वजह से शुगर को डायरेक्टली टेंस ऑफ करोड़ वर्थ फ्री पब्लिसिटी मिली। इसके बाद कंपनी ने अग्रेसिवली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन शुरू किया। स्मॉलर सिटीज के यंग कंज्यूमर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंस की वजह से ट्रेंडी मेकअप प्रोडक्ट्स चाहते थे, लेकिन लग्जरी प्राइसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और शुगर कॉस्मेटिक्स एग्जैक्टली यही गैप फिल कर रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि 2021 के रफली 127 करोड़ रेवेन्यू 2024 तक बढ़कर अराउंड 505 करोड़ के आसपास पहुंच गया। कंपनी रैपिडली ऑफलाइन स्टोर्स, ब्यूटी काउंटर्स और रिटेल टच पॉइंट्स एक्सपैंड कर रही थी। बाहर से सब एकदम परफेक्ट था, लेकिन इसी फास्ट ग्रोथ के पीछे एक डेंजरस वीकनेस क्वाइटली बिल्ड हो रही थी। अब यहाँ से शुगर कॉस्मेटिक्स की स्टोरी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और डेंजरस भी, क्योंकि कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनके पास कस्टमर्स नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर्स ब्रांड के साथ टिक नहीं रहे थे। अब ब्यूटी इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस रिपीट परचेजेस पर डिपेंड करता है। अगर कोई कस्टमर एक बार लिपस्टिक खरीदने के बाद फ्यूचर में फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट आईलाइनर और दूसरे प्रोडक्ट्स भी वही ब्रांड से रिपीटेडली लेता रहे, तब जाकर कंपनी सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल बनती है। इसी को बिजनेस लैंग्वेज में लाइफ टाइम वैल्यू बोला जाता है। शुगर ने रिपीट कस्टमर्स बिल्ड किए, लेकिन चैलेंज यही था कि अग्रेसिव एक्सपेंशन और कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ टारगेट्स की वजह से कंपनी को कॉन्स्टेंटली नए बायर्स एक्वायर करने पड़ रहे थे। और ब्यूटी D2C स्पेस में यही सबसे एक्सपेंसिव गेम होता है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी को कॉन्टिन्यूअसली हेवी एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डिस्काउंट्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। यानी कि ग्रोथ नेचुरली प्रॉफिटेबल होने की जगह आर्टिफिशियली एक्सपेंसिव बनती जा रही है। इसी पॉइंट पर शुगर के बिजनेस मॉडल की दूसरी वीकनेस सामने आती है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। शुगर का कैक वैसे तो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया है किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में,
लेकिन अगर हम 2024 के एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा से बैक कैलकुलेट करें, जिसमें उन्होंने 161 करोड़ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस पे खर्च किए हैं, तो पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रफली 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच में आती है। ये एक डिराइव्ड एस्टिमेट है, कोई वेरीफाइड फिगर नहीं। अब इस एस्टिमेट के बेसिस पर मैथ समझिए। अगर एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 1000 के आसपास खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ 500 से 800 का प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो कंपनी स्टार्टिंग से ही लॉस में चल रही है। ये मॉडल तभी काम करता है जब कस्टमर फ्यूचर में रिपीटेडली शॉपिंग करे, लेकिन शुगर के केस में यही वीकनेस है। रिपीट परचेज रेट इंडस्ट्री एवरेज से काफी नीचे है, यानी कि कंपनी हर नए कस्टमर के साथ पैसे जला रही थी और रिटेंशन उस लॉस को रिकवर करने के लिए काफी नहीं था। और इसी वजह से शुगर धीरे धीरे एक एडवर्टाइजिंग डिपेंडेंसी लूप में फंस गया। एड्स बंद करो तो सेल्स गिरती है, एड्स को कंटिन्यू रखे तो लॉसेस और बढ़ते जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में रिपोर्टेडली कंपनी ने अराउंड 168 करोड़ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज पर स्पेंड किया, जो कि रफली रेवेन्यू का 40% है। अब कंपैरिजन किया जाए तो लार्ज ब्यूटी कंपनीज जैसे कि लॉरियल और HUL ब्यूटी इसे रिलेटिवली कम मार्केटिंग पर स्पेंड करते हैं, यानी शुगर का मार्केटिंग बर्न अनयूजुअली हाई था। अब रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी के लॉसेस रैपिडली इंक्रीज होने लगे। 2024 में नेट लॉस रफली 76 करोड़ था, जो कि 2025 तक डबल हो चुका था तो 135 करोड़। और सबसे वरिंग बात ये है कि इसी पीरियड में रेवेन्यू भी डिक्लाइन कर गया। 2024 में रफली 505 करोड़ का रेवेन्यू 2025 में एस्टिमेटेड 412 करोड़ तक गिर गया। यानी कि एक तरफ तो सेल्स डाउन जा रही थी और दूसरी तरफ लॉसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे। इसके साथ अग्रेसिव ऑफलाइन एक्सपेंशन भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था। इंडिया का ब्यूटी मार्केट अभी भी हेवीली ऑफलाइन डोमिनेटेड है। इसी की वजह से शुगर रैपिडली रिटेल स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन ऑफलाइन रिटेल में डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन्स, रिटेलर कमीशंस, लॉजिस्टिक्स और प्रमोशनल कॉस्ट प्रॉफिट को बहुत ही जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। कई बार 100 रुपए के प्रोडक्ट में 35 to 40 रुपीज सिर्फ चैनल कॉस्ट में ही चले जाते हैं। ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर्स कई महीनों बाद पेमेंट्स करते हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल प्रेशर और भी बढ़ जाता है। और इसी बीच डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट भी कम्प्लीटली चेंज हो गया। जब शुगर इनिशियली ग्रो कर रहा था तब इंस्टाग्राम और मेटा एड्स कंपैरेटिवली चीप थे, लेकिन फिर इंडियन ब्यूटी मार्केट में कंपटीशन एक्सप्लोड कर गया। मामाअर्थ, माइग्लैम, प्लम, पिलिग्रिम, रेनी, नाइका कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी और इंटरनेशनल ब्रांड्स सब एग्रेसिवली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि कस्टमर अटेंशन और एडवर्टाइजिंग दोनों ही एक्सपेंसिव होते गए। और आयरनी ये थी कि जिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने शुगर को इतना बड़ा बनाया, वही स्ट्रैटेजी धीरे धीरे कंपनी के अगेंस्ट काम करने लगी। अब तक शुगर कॉस्मेटिक्स ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर को फेस कर रहा था, लेकिन फिर सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। लेट 2024 के अराउंड रिपोर्ट सामने आने लगी कि कंपनी के वेयरहाउस में फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री डैमेज हुआ। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रफली 20% इन्वेंट्री पर इम्पैक्ट हुआ था। अब प्रॉब्लम सिर्फ फायर नहीं थी, टाइमिंग भी थी। ये इंसिडेंट फेस्टिव और वेडिंग सीजन के आसपास हुआ था, एग्जैक्टली उस पीरियड में जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड पीक पर होती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो इस इंसिडेंट की वजह से कंपनी को टेंस ऑफ करोड़ का इनडायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट फेस करना पड़ा हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस यहीं खत्म नहीं हुए। धीरे धीरे कंपनी ने साइलेंट कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी, एम्प्लॉय काउंट गिरा और इंटरेस्टिंगली ये कोई अग्रेसिव पब्लिक ले ऑफ अनाउंसमेंट नहीं थी, मोस्टली क्वाइट रीस्ट्रक्चरिंग थी, जो यूजुअली तब होती है जब कंपनीज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को अग्रेसिवली कंट्रोल करना चाहती हैं। इस पीरियड में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी वीक होने लगा। एक वक्त पर शुगर की वैल्यूएशन $500 मिलियन प्लस रेंज में डिस्कस की जाती थी, लेकिन रीसेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये रफली अब सिर्फ 300 से 320 मिलियन डॉलर्स तक आ गई है। यानी मार्केट और इन्वेस्टर्स दोनों ही कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कॉशियस होने लगे हैं। और ऑनेस्टली कंपटीशन ने सिचुएशन को और भी ब्रूटल बना दिया है। आज इंडियन ब्यूटी मार्केट ओवरक्राउडेड हो चुका है। लैक्मे, मेबेलिन, स्विस ब्यूटी, नाइका कॉस्मेटिक्स और कई इंटरनेशनल अफोर्डेबल ब्रांड्स अग्रेसिवली सेम प्राइसिंग सेगमेंट में compete कर रहे हैं। ऊपर से नाइका एक इंटरेस्टिंग चैलेंज था, क्योंकि वो शुगर के प्रोडक्ट्स को सेल भी करता था और अपने इन हाउस ब्यूटी ब्रांड्स भी प्रमोट करता था। नेचुरली कोई भी प्लेटफॉर्म अपने हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स को ज्यादा अग्रेसिवली पुश करेगा। इसी बीच मार्स कॉस्मेटिक्स का कंपैरिजन भी फ्रीक्वेंटली डिस्कस होने लगा। मार्स कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड स्केलिंग और डिसिप्लिन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था। अब इसी वजह से कई एनालिस्ट ये पॉइंट आउट करने लगे कि ब्यूटी D2C बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब ग्रोथ फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो। और शायद यही जगह थी जहां पर शुगर स्ट्रगल कर रहा था। कंपनी ने विजिबिलिटी और पॉपुलैरिटी तो बिल्ड कर ली थी, लेकिन उसे सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अब चैलेंज सिर्फ ग्रोथ का नहीं, बल्कि लॉयल्टी और रिटेंशन का भी था, क्योंकि अगर कस्टमर्स रिपीटेडली प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते
तो लॉन्ग टर्म में ये मॉडल सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट है। तो शुगर कॉस्मेटिक्स की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ पॉपुलैरिटी से बिजनेस सस्टेनेबल नहीं बनता। ब्रांड ने विजिबिलिटी और ग्रोथ तो अचीव कर ली, लेकिन अब असली चैलेंज प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर लॉयल्टी का है। अगर शुगर अपनी एड डिपेंडेंसी कम करके रिपीट कस्टमर्स और स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है तो कमबैक पॉसिबल है, वरना रैपिड ग्रोथ ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।